अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अशरफ। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 5 पर्सपेक्टिव्स ऑफ ई कॉमर्स। अभी तक आप लोगों ने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में लर्न कर लिया होगा कि व्हाट इज ई कॉमर्स, व्हाट इज ई बिजनेस, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन ई कॉमर्स एंड ई बिजनेस एंड व्हाट्स द मोटिवेशन फॉर स्टडीइंग और डिस्कसिंग ई कॉमर्स। आज के इस लेक्चर में हम ई कॉमर्स को होलिस्टिक और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में डिस्कस करेंगे और उसके 5 डिफरेंट पर्सपेक्टिव जो नॉर्मली हम ई कॉमर्स में इंक्लूड करते हैं और उससे हमें ई कॉमर्स की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, उनको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। 5 पर्सपेक्टिव्स को डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा इस चीज़ को हाईलाइट कर दूं कि हमने जब ई कॉमर्स को डिस्कस किया था तो उस वक्त हमने सिर्फ ये कहा था कि ई कॉमर्स बेसिकली इस ए प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, सेल्स एंड परचेज है। लेकिन हमने उसके साथ साथ ये भी बात की थी कि सेल्स और परचेज के साथ साथ बहुत सारी अदर एक्टिविटीज़ भी होती हैं जो हम ई कॉमर्स के अम्ब्रेला में कंसिडर करते हैं। और जो हम बुक फॉलो कर रहे हैं एफ्राइम तुर्बन की किताब, उसमें एफ्राइम तुर्बन ने भी इस पर्सपेक्टिव को डिस्कस किया है कि अगर हम ई कॉमर्स को नैरो पर्सपेक्टिव के साथ डिस्कस करें कि सिर्फ सेल्स एंड परचेज, देन वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द ट्रू मीनिंग ऑफ ई कॉमर्स। सो हम इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में डिस्कस करेंगे और इसको ब्रॉडर वे में 5 पर्सपेक्टिव में डिस्कस किया जा सकता है। और ई कॉमर्स के ब्रॉडर 5 पर्सपेक्टिव्स को अगर हम डिटेल के साथ देखें तो फिर हम ई कॉमर्स को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट पर्सपेक्टिव जो ई कॉमर्स का है वो ये है बिजनेस प्रोसेसेस एंड इट इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ रिलेटेड structured activities or tasks performed by people in a specific sequence to produce service or product particular customer or customers। एक्चुअल में देखें, ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए। हर एक काम का जो भी प्रोसेस है उसको अगर हम कंप्यूटराइज कर दें, ई कॉमर्स के थ्रू ले आए, तो उसको हम बिजनेस प्रोसेसेस के पर्सपेक्टिव में कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम जब भी कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं, उस ऑर्डर प्लेस करने और उसके फुलफिल होने का कोई प्रोसेस होता है। मींस अगर मैं सिर्फ ऑर्डर प्रोसेस की बात करूं, आप ऑर्डर को एक सीक्वेंस में प्रोसेस करते हैं और अगर ऑर्डर फुलफिलमेंट जो बिहाइंड द सीन हो रहा होता है उसकी अगर हम बात करें, उसके भी कुछ प्रोसेसेस हैं, उसके भी कुछ स्टेप्स हैं, कुछ स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज हैं जो हमें परफॉर्म करनी पड़ती हैं, जिनको हम अगर कंप्यूटराइज कर दें तो देन वी कैन से दिस इज ए बिजनेस प्रोसेस पर्सपेक्टिव ऑफ ई कॉमर्स। और ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही होती हैं जो कस्टमर्स को नहीं पता होती कि ये स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज किस तरह परफॉर्म हो रही होती हैं या कोई भी काम किस तरह हो रहा होता है। तो इसको भी अगर आप ई कॉमर्स के पर्सपेक्टिव में कंसिडर करें, उसको डिस्कस करें, यू विल अंडरस्टैंड अ प्रॉपर वे ऑफ गोइंग ऑन इन ई कॉमर्स। सेकेंड पर्सपेक्टिव सर्विस का है, विच एड्रेसेस द डिजायर ऑफ गवर्नमेंट, फर्म्स, कंज्यूमर्स, मैनेजमेंट टू कट सर्विस कॉस्ट। इट इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ सर्विस एंड इंक्रीज द स्पीड ऑफ सर्विस डिलीवरी। नॉर्मली हम जब बात कर रहे होते हैं ई कॉमर्स की तो उसमें सर्विस को इतना ज्यादा नहीं लेते, लेकिन सर्विस जो फैक्टर है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लाइक आप लोगों ने एक्सपीरियंस किए होंगे, अब ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने कॉल सेंटर सर्विसेज बनाई हुई हैं, कस्टमर सर्विस सेंटर बनाए हुए हैं, पोस्ट परचेज सर्विस फैसिलिटीज दे रही हैं। द basic objective of this particular perspective of e-commerce is to enhance the quality of service as well as to reduce the service cost. This is the basically major objective of this particular perspective of e-commerce. So we will discuss this perspective in detail in future. अब मैं थोड़ा सा इसको elaborate मजीद कर दूं। For example, organizations अपने call center बना लेती है, अपनी वेबसाइट्स पे सर्विसेज देती है, अपने सोशल मीडिया पेजेस पे बहुत सारी सर्विसेज देती है कस्टमर्स को, वो भी इन चीज़ों में आ सकती हैं इन द पर्सपेक्टिव ऑफ ई कॉमर्स। थर्ड पर्सपेक्टिव है लर्निंग का। अब देखिए, ई कॉमर्स में जैसे कि हमने बात थी कि सेल्स एंड परचेज, लेकिन सेल्स एंड परचेज के साथ कुछ और भी एक्टिविटीज़ हैं। अब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सिर्फ सेल एंड परचेज तो नहीं करती, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी होंगी जहाँ पे लर्निंग हो रही होती है, लाइक यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेजेस, इवन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी बहुत सारे लर्निंग की चीज़ें चल रही होती हैं। उनको हम ई कॉमर्स में कंसीडर करें तो हमें मजीद ई कॉमर्स की जो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है, ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग है, वो डेवलप होगी। अब मिसाल के तौर पे अगर हम स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहाँ पे अभी कोविड की सिचुएशन में ये ज़्यादा चीज़ हाईलाइट हुई है कि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज़ करके स्टूडेंट्स टीचर इंटरेक्शन क्रिएट करें और लर्निंग इन्वायरमेंट प्रोड्यूस करें। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में कोविड में अपने टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ किया। जिन यूनिवर्सिटीज़ में ये टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, उन्होंने
लाइक गूगल क्लासरूम यूज़ किया, जूम सॉफ्टवेयर यूज़ किए, माइक्रोसॉफ्ट टीम सॉफ्टवेयर यूज़ किए, जिनको यूज़ करके प्रोवाइडेड ए लर्निंग इन्वायरमेंट टू द फैकल्टी एज वेल एज टू द स्टूडेंट्स। इसके अलावा जो वर्चुअल यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ हैं, दे ऑलरेडी यूजिंग दिस पर्सपेक्टिव ऑफ ई कॉमर्स। अब अगर हम मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, प्योर इंडस्ट्री की बात करें, तो इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत सारे ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, बहुत सारी वर्कशॉप्स होती हैं। अब कोविड में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने ऑनलाइन लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट किया है। फॉर एग्जांपल R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, वो अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ही मुख्तलिफ जोग्राफिकली डिस्पर्स एरिया के ऑफिस के जो लोग होते हैं उनको अगर ऑनलाइन करके चीज़ें डिस्कस करें तो वो एक एलिमेंट है। दूसरा ये हो सकता है कि उनके जो पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पार्टनर सप्लायर्स हैं, इवन कस्टमर्स भी हो सकते हैं, उनको भी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं और यू कैन इनहांस द इनोवेशंस और द डेवलपमेंट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग एलिमेंट है। हम इसको भी आने वाले लेक्चर्स में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशंस ई लर्निंग को कैसे यूज़ करती है। तो फोर्थ पर्सपेक्टिव इज़ कोलैबोरेशन। जैसे कि अभी मैंने लर्निंग की बात की थी कि समटाइम R&D डिपार्टमेंट में ऑर्गेनाइजेशंस डेवलपमेंट करती है, तो फिर समटाइम ऑनलाइन वर्कशॉप्स या ट्रेनिंग सेशन रखते हैं या अपने पार्टनर के साथ डिस्कशंस करते हैं। कोलैबोरेशन इज़ मोर स्पेसिफिक इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेशन। समटाइम ऑर्गेनाइजेशंस दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोलैबोरेट कर रही होती है और समटाइम ऑर्गेनाइजेशंस के वेरियस डिपार्टमेंट्स कोलैबोरेट करके एक टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल R&D डिपार्टमेंट जैसे दे आर गोइंग टू डेवलप ए न्यू प्रोडक्ट, न्यू डिज़ाइंस, new features of the product, and might be they are collaborating with their suppliers. They are collaborating and they are developing something interesting, new things. ये ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी हो सकता है, माइट बी मार्केटिंग डिपार्टमेंट, कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट, R&D डिपार्टमेंट, दे आर वर्किंग टुगेदर एंड दे आर कमिंग अप समथिंग न्यू एंड इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट फॉर देयर कस्टमर्स। अब ये जो कोलैबोरेशन है इसको भी आप ई कॉमर्स के पर्सपेक्टिव में ला सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। सो हाउ द ऑर्गेनाइजेशंस यूजिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर कोलैबोरेशन। द फिफ्थ पर्सपेक्टिव इज अ कम्युनिटी। अब पहले ऐसा होता था, वी इन द ऑर्गेनाइजेशंस नॉर्मली फोकस ओनली द R&D डिपार्टमेंट, कि R&D डिपार्टमेंट ही सब न्यू इनोवेशंस करेगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेट कर सकता है, सेल्स डिपार्टमेंट के साथ कर सकता है। बट अब ऑर्गेनाइजेशंस ओपन इनोवेशंस की तरफ जा रही हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस आर थिंकिंग कि सोसाइटी में, कस्टमर्स में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमें हमारी प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने में, उनके न्यू फीचर डेवलपमेंट में, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले कर सकते हैं। सो द नाउ द ऑर्गेनाइजेशंस आर engaging their customers, the community, online platforms where they can get maximum insights from them and they can enhance their products, they can improve their products, they can improve the organization performance, they can provide better services. Like Facebook पे आप organizations के social media pages हैं, LinkedIn पे pages हैं और इसी तरह और बहुत सारे Flickr लेट से social media platform है, वहाँ पे उनके पेजेस हैं जहाँ पे लोग सोशली कम्युनिकेट करते हैं। दे हैव ग्रुप्स, बहुत सारी कम्युनिटीज़ के सोशल मीडिया पे या उनके ऑनलाइन ग्रुप्स हैं जहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन ई कॉमर्स पर्सपेक्टिव के लिहाज से बहुत सारी चीज़ें कर सकती हैं। तो इस तरह ये 5 मेजर पर्सपेक्टिव हैं जो हमें ई कॉमर्स को डिस्कस करते हुए कंसिडर करने चाहिए। और ये क्वाइट पॉसिबल कि सारे पर्सपेक्टिव एक ऑर्गेनाइजेशन में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में एक पर्सपेक्टिव अप्लाई हो सकता है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में 2, कुछ में 3, कुछ में 4, इस तरह। It depends on the nature of the organization, the way of working of the organizations, the objective services and the products of the organizations, as well as the customers of the organizations. But anyway, being a students of e-commerce, we must understand that e-commerce is not only just sales and purchase, you are just selling and buying. There is a lot of activities going on related to this sales and purchase. We must understand, we must take this holistic perspective of e-commerce so that we can properly understand what is basically e-commerce and what it includes and what does not it includes. According to Ephraim Turban, I follow this bigger perspective of e-commerce, just only focus on sales and purchase. It might not be give a good or a holistic view of e-commerce. Next topic, which is
प्योर वर्सेस पार्शियल ई कॉमर्स। जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशंस को डिफाइन करते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन प्योर ई कॉमर्स है या पार्शियल ई कॉमर्स है या नॉन ई कॉमर्स है, तो उसको हम 3 इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स पे डिवाइड करते हैं और ये डिपेंड करता है कि उन 3 इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स की लेवल ऑफ या डिग्री ऑफ डिजिटाइजेशन क्या है। जो 3 इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं वो ये हैं कि ऑर्डरिंग सिस्टम, के डिग्री ऑफ डिजिटाइजेशन ऑफ ऑर्डरिंग सिस्टम किस हद तक है कि कस्टमर वो ऑर्डर और पेमेंट कैसे कर सकता है, क्या वो फुली डिजिटलाइज होगा या पार्शली होगा या नॉन पार्शल होगा। दूसरा जो एलिमेंट है वो है प्रोसेस, फुलफिलमेंट, बिहाइंड द ऑर्डर या आफ्टर द ऑर्डर, आफ्टर द पेमेंट ऑर्डर फुलफिलमेंट कैसे हो रही है, वो भी डिजिटलाइज हो रही है। मींस प्रोडक्ट ऑर्डर प्लेस हुआ और कस्टमर तक प्रोडक्ट डिलीवर करने तक बीच में प्रोसेसेस कैसे थे, डिजिटलाइज थे, नॉन डिजिटलाइज थे या पार्शली डिजिटलाइज थे। इसी तरह शिपमेंट जो थर्ड इम्पोर्टेंट एलिमेंट है कि ऑर्डर प्लेस हुआ, प्रोसेस हुआ, अब ऑर्डर की डिलीवरी कैसे हुई है, कोई शख्स गया है, उसने जाके प्रोडक्ट दी है कस्टमर को या ऑनलाइन ही किसी मैकेनिज्म के थ्रू ऑर्डर को डिलीवर कर दिया। अब ये डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ द प्रोडक्ट कैसी है। प्रोडक्ट डिजिटल हो सकती है और फिजिकल भी हो सकती है। तो इस तरह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म डिपेंड करती है डिग्री ऑफ डिजिटाइजेशन ऑफ ऑर्डरिंग सिस्टम, प्रोसेसेस एंड द शिपमेंट। दिस इज द 3 डायमेंशनल फिगर एंड वी कैन अंडरस्टैंड प्रॉपरली कि पार्शल या प्योर या नॉन ई कॉमर्स किस तरह हम डिफाइन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में हमारे पास 3 डायमेंशंस हैं। द फर्स्ट डायमेंशन विच इज़ द प्रोडक्ट, यू कैन सी इट्स वर्टिकल। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डिजिटल प्रोडक्ट हो सकती है, फिजिकल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। मीन्स हमारे पास 2 ब्रॉड कैटेगरीज होती है प्रोडक्ट्स की ई कॉमर्स में कि डिजिटल और फिजिकल प्रोडक्ट्स। डिजिटल प्रोडक्ट्स वो जिनको आप फिजिकली छू ना सकते हो, उनमें लाइक कोई प्रोग्राम हो सकता है, थीम्स हो सकते हैं, मूवीज़ हो सकती हैं, सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, सॉफ्ट फॉर्म में बुक हो सकती हैं। तो ये डिजिटल प्रोडक्ट्स होती हैं जिनको आप ऑनलाइन ही हैंडल करते हैं। फिजिकल प्रोडक्ट्स ये स्पेस रखती हैं, इनको छुआ जा सकता है, इनको आप ऑनलाइन डिजिटल वे से डिलीवर नहीं कर सकते, यू हैव टू फिजिकली डिलीवर द प्रोडक्ट। ये 2 मेजर कैटेगरीज हैं प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट के लिहाज से। और डिलीवरी मेथड के लिहाज से हमारे पास फिजिकल एजेंट और डिजिटल एजेंट एक्स एक्सेस के अराउंड हमारे पास ये 2 चीज़ें। जो शख्स आपको डिलीवरी देने जाना है वो फिजिकली हो रही है या किसी डिजिटल एजेंट के थ्रू हो रही है, ये भी इम्पोर्टेंट एलिमेंट है आपकी ऑर्गेनाइजेशंस की फॉर्म्स को डिफाइन करने में। जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रोसेस, डिजिटल प्रोसेसेस एंड फिजिकल प्रोसेस। मीन्स ऑर्डर आ गया, ऑर्डर फुलफिल कैसे हो रहा है। बहुत सारे लोग बैठे पैकिंग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग उठा के लेके जा रहे हैं, रजिस्टर्स में लिखा जा रहा है मैनुअली या कंप्यूटराइज हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास इन 3 डायमेंशंस में डिजिटल और फिजिकल चीज़ें हो रही हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन जो ये तीनों काम ऑर्डरिंग सिस्टम, प्रोसेसेस, शिपमेंट सारे के सारे फिजिकल हो रहे हैं, उनको हम ट्रेडिशनल कॉमर्स ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं या उनको हम नॉन ई कॉमर्स ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं। और वो ऑर्गेनाइजेशंस जो इन तीनों में से कोई एक प्रोसेस भी डिजिटल कर रहा है तो उसको हम पार्शियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर फिजिकल प्रोडक्ट है और डिलीवरी जो है वो भी फिजिकली हो रही है, लेकिन जो फुलफिलमेंट है वहाँ पे आपने कंप्यूटराइज सिस्टम यूज़ किए हुए हैं, माइट भी रोबोट्स यूज़ किए हुए हैं जो सारा डिजिटली हैंडल कर रहे होते हैं, तो उसको हम पार्शियल कहते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास इन 8 क्यूब में से जो ये वाइट वाला है जहाँ पे ये सारे प्रोसेसेस, ये सारे डिलीवरी मेथड और प्रोडक्ट्स फिजिकल हैं, तो इसको हम नॉन ई कॉमर्स कह रहे हैं। और ये जो लाइट ब्लू कलर्स में हैं जिनमें कोई एक प्रोसेस अगर डिजिटल प्रोडक्ट है, माइट भी फिजिकल एजेंट के थ्रू डिलीवरी हो रही है या फिजिकल प्रोसेसेस हैं, तो फिर हम कहेंगे कि ये पार्शियल ई कॉमर्स है। और माइट भी अगर आपकी फ़िज़िकल प्रोडक्ट है, प्रोसेसेस आपके डिजिटल हो रहे हैं, डिलीवरी भी आपकी फ़िज़िकल हो रही है, तो फिर भी हम कहेंगे पार्शियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अगर हमारे ये सारे प्रोसेसेस, ये सारा ऑर्डरिंग सिस्टम, ये सारी शिपमेंट मेथड ऑनलाइन हो रही है, तो फिर हम कहेंगे ये प्योर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अमेज़ोन के कॉन्टेक्स्ट, शुरू में अमेज़ोन क्या करता था, बुक्स सेल आउट करता था। अब वक्त के साथ साथ अमेज़ोन अपनी बुक्स को डिजिटल फॉर्म में भी सेल करता हुआ किंडल डिवाइस भी उन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिए। तो अब ये जो है डिजिटल प्रोडक्ट, जब भी कोई शख्स ऑर्डर प्लेस करता है तो वो ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करता है। ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस किया एक बुक का, अब वो बुक क्योंकि डिजिटल है
तो वो डिजिटल ही उसको डिलीवर कर दी जाएगी। तो इस तरह इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के सिनेरियो में ये वाला ऑर्डर, ये वाला काम सारा टोटली डिजिटल हो रहा है। मींस कि डिजिटल ही प्रोडक्ट है, डिजिटल एजेंट के थ्रू डिलीवर हो रही है और सारे पीछे डिजिटल प्रोसेसेस हैं। और अगर हम दूसरी प्रोडक्ट्स की बात करें, फॉर एग्जांपल लैपटॉप, कंप्यूटर, जो फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं, अब फिजिकल प्रोडक्ट्स के लिहाज से उसकी फिजिकल डिलीवरी होगी और जो प्रोसेसेस हैं लाइक ऑर्डरिंग सिस्टम है, ऑर्डर फुलफिलमेंट प्रोसेस है, वो हमारा डिजिटल हो सकता है। अब ये जो डिजिटल हो रहा है, बाकी कि हमारा ऑर्डरिंग सिस्टम डिजिटल है, प्रोसेस फुलफिलमेंट का जो है वो भी डिजिटल है, लेकिन प्रोडक्ट की जो नेचर है वो फिजिकल है और उसकी डिलीवरी भी जो भी ट्रेडिशनल वे ऑफ डिलीवरी मैकेनिज्म है या फिजिकल एजेंट इन्वॉल्व है उसके थ्रू होगी। तो अब इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के सिनेरियो में ये एक पार्शियल ऑर्गेनाइजेशन, तो हम ये कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्ट के लिहाज से प्योर या पार्शियल पर्सपेक्टिव हो सकता है। बट एनीवे, whenever we are going to categorize any organization, whether it is a pure or partial or non-e-commerce, we usually see these three important elements: whether the ordering system is digitalized or not, whether the processes are digitalized or not, how much shipment method is digital. Based on these factors, define whether the organization is pure, partial or non-e-commerce. अब ऑर्गेनाइजेशंस को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं उनको पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजीज के लिहाज से। जो फर्स्ट कैटेगरीज है ऑर्गेनाइजेशन की, उसमें ब्रिक एंड मॉर्टर ओल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ये प्योर फिजिकल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो अपने सारे काम ऑफलाइन ही करती हैं और दे सेल प्रोडक्ट्स बाय मींस ऑफ फिजिकल एजेंट्स। जैसे कि आप देखते हैं सोसाइटी में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो फिजिकली एग्जिस्ट करती हैं और सारे काम उनके फिजिकली होते हैं। ब्रिक एंड मोटर से मुराद, ब्रिक से मुराद ईंटें, मोटर से मुराद वो जो गारा या सीमेंट होती है जिसके जरिए वो बनती है चीज़ें। सेकंड कैटेगरी है क्लिक एंड मोटर ऑर्गेनाइजेशंस। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जो फिजिकली एग्जिस्ट करती हैं लेकिन कुछ काम वो अपना ऑनलाइन भी करती हैं। सो ऑर्गेनाइजेशन दैट कंडक्ट सम ई कॉमर्स एक्टिविटीज़ यूजुअली एज एन एडिशनल मार्केटिंग चैनल। फॉर एग्जांपल, एक ऑर्गेनाइजेशन है वो फिजिकली सारी चीज़ें सेल कर रही हैं लेकिन उनका एक फेसबुक पेज भी है जहाँ वो अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं या वहाँ से कुछ ऑर्डर्स भी लेते हैं। जैसे पाकिस्तान में चेज़अप है, वो फिज़िकली एग्जिस्ट करती हैं। गुल अहमद है, फिज़िकली एग्जिस्ट करते हैं लेकिन उनकी ऑनलाइन वेबसाइट्स भी हैं, फेसबुक पेजेस भी हैं। वहाँ पे या तो अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं या अपनी प्रोडक्ट को वहाँ पे सेल करते हैं। थर्ड कैटेगरी जो है वो वर्चुअल या प्योर प्ले ऑर्गेनाइजेशंस हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन जो अपनी तमाम एक्टिविटीज़ ऑनलाइन कंडक्ट करती हैं। इस तरह हमारे पास ई कॉमर्स ऑर्गेनाइजेशंस में तीन मेजर कैटेगरीज हैं: ब्रिक एंड मोटर ऑर्गेनाइजेशंस, क्लिक एंड मोटर ऑर्गेनाइजेशंस, वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस। आप लोगों को इन टर्मिनोलॉजीज़ का पता होना चाहिए। ई कॉमर्स के स्टूडेंट्स मस्ट नो what are the different terminologies used in e-commerce. That's why I have categorized these organizations with their terms, so that later on if somebody have used this term like brick and mortar, click and mortar, which organization, or these terms if you study or read somewhere in the newspaper or in industry report in the book, so that you can understand what does it mean, these terms. Now we discuss some basic concepts and definitions so that we can proper understand what are those and what their means. So the first term is internet versus non-internet e-commerce. Normally तो तमाम e-commerce organization जो हैं वो इंटरनेट पे ही रिलाई करती हैं और इंटरनेट के थ्रू ही अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती हैं, लेकिन कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस अपनी हो सकती हैं या कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज़ हो सकती हैं जो वो अपनी प्राइवेट नेटवर्क्स पे करती हैं। मीन्स इंटरनेट को यूज़ नहीं करती, वो प्राइवेट नेटवर्क यूज़ करते हैं जिसमें वैल्यूडेटेड नेटवर्क भी हो सकता है, लोकल एरिया नेटवर्क भी हो सकता है, सिंगल कंप्यूटराइज मशीन भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि बैंकिंग सिस्टम है, अगर आप किसी बैंक में जाएं, फॉर एग्जांपल यूबीएल में जाएं, एचबीएल में जाएं, वहाँ आप जाके देखेंगे कि लोग कंप्यूटर पे कुछ कर रहे होते हैं और अगर आप उनसे पूछें कि यार आप यहाँ इन कंप्यूटर पे मेरा फेसबुक अकाउंट चेक करना या फेसबुक वेबसाइट एक्सेस करना या यूट्यूब पे एक्सेस करना, तो दे विल से सॉरी वी कैन नॉट एक्सेस दीज वेबसाइट्स, क्योंकि ये वेबसाइट्स इंटरनेट पे चलती हैं जबकि उस बैंक के अंदर तो इंटरनेट नहीं होता। फिर आप इस वेबसाइट यूबीएल की वेबसाइट को कैसे एक्सेस करें? तो वो कहेंगे हमारा अपना प्राइवेट नेटवर्क है,
इस नेटवर्क से हम सिर्फ अपनी कॉर्पोरेट वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं या अपने कॉर्पोरेट को डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट एक्सेस फेसबुक, यूट्यूब। तो इस तरह की चीज़ें आप सुनेंगे। तो उसकी वजह यही है कि वो ऑर्गेनाइजेशन अपनी डेली ऑपरेशन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ जो परफॉर्म कर रही होती हैं, उनके लिए जो नेटवर्क यूज़ कर रहे होते हैं वो बेसिकली इंटरनेट नहीं यूज़ कर रहे होते, वो अपना लोकल एरिया नेटवर्क या वाइड एरिया नेटवर्क यूज़ कर रहे होते हैं। इसी तरह नॉन इंटरनेट ईसी या ई कॉमर्स इंक्लूड्स द यूज़ ऑफ मोबाइल हैंड राइटिंग रिकग्निशन कंप्यूटर यूज बाय फील्ड रैप्स टू राइट देयर नोट्स इन द फील्ड। समटाइम ऐसे होती हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के लोग फील्ड में काम करते हैं और वो वहाँ से कुछ डाटा कलेक्ट करते हैं या जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, तो उनके पास सम टाइम कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं जिनके ज़रिए वो अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं। सो दोज डिवाइसेस आल्सो कम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ ई कॉमर्स। सो वी कैन से दैट एक्टिविटीज़ विद रिस्पेक्ट टू ई कॉमर्स वो इंटरनेट की हो सकती हैं, नॉन इंटरनेट की भी हो सकती है, बट देयर आर सम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर बीइंग यूज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्लेस, इससे क्या मुराद है? मीन्स वो मार्केट प्लेस जहाँ पे बायर एंड सेलर्स अपनी प्रोडक्ट्स एक्सचेंज करते हैं, सेल करते हैं, बाय करते हैं, बट यूजिंग एनी टाइप ऑफ नेटवर्क, एनी टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ट्रेडिशनल वे ऑफ मार्केट प्लेस की बात करें तो आप बड़े बड़े मॉल्स में जाते हैं, वो मार्केट प्लेस हैं। जैसे गल्ला मंडी होती है किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, ज़राई अजनास की जहाँ पे खरीदो फरोख्त होती हैं, उनको गल्ला मंडी कहते हैं। अगर यही काम सारे ऑनलाइन हो रहे हो, जैसे दराज पे, OLX पे, अलीबाबा, अमेज़ॉन, ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनको हम ई मार्केट प्लेस या इलेक्ट्रॉनिक मार्केट कहते हैं। इंटर ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम, इससे मुराद ये है कि जब दो ऑर्गेनाइजेशंस जब किसी इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज़ करती हैं फॉर द पर्पस ऑफ हैंडलिंग रूटीन ट्रांजैक्शंस और शेयरिंग इंफॉर्मेशन, फिर हम कहते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशंस इंटर ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज़ कर रही हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई सिस्टम यूज़ कर रही है इन ऑर्डर टू शेयर सम इंफॉर्मेशन और प्रोसेस सम रूटीन ट्रांजैक्शन विद देयर इंटरनल डिपार्टमेंट्स, फिर हम कहते हैं कि वो इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज़ करें। अगर वो कोई इस तरह का इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज़ करें हैं जिनमें उन्होंने अपने ऑर्गेनाइजेशन के तमाम डिपार्टमेंट्स को इंटरलिंक किया। फॉर एग्जांपल पीटीसीएल में हम ERP यूज़ करते हैं, हमारी कॉमसेट यूनिवर्सिटी में हम CU ऑनलाइन सिस्टम यूज़ करते हैं, तो इनको हम इंट्रा ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल आप कॉमसेट की बात करें, कॉमसेट के जो CU ऑनलाइन है वो कॉमसेट के 7 कैंपसेस को कनेक्ट करता है। ठीक है, हम हर रोज़ स्टूडेंट्स की अटेंडेंस अपडेट करते हैं, उनके लेक्चर नोट्स अपडेट करते हैं और बहुत सारी चीज़ें CU ऑनलाइन पे हो रही होती हैं जो एट वेरियस लेवल पे वेरियस डिपार्टमेंट्स में शेयर हो रही थी और तमाम कैंपस उसमें इंटीग्रेटेड हैं। द वाइस चांसलर ऑफ द कॉमसेट यूनिवर्सिटी नो एवरीथिंग कि बाकी कैंपसेस में क्या हो रहा है। जस्ट क्लिक्स की बेस पे वो तमाम कैंपसेस की परफॉर्मेंस को देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक टीचर ने आज लेक्चर लिया है या नहीं लिया, ओके, तो वो डायरेक्ट HOD डायरेक्टर और वाइस चांसलर तक इंफॉर्मेशन शेयर होती है। इंटरनेट से मुराद है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल कॉर्पोरेट नेटवर्क जिसमें वो बहुत सारे टूल्स को यूज़ करते हैं, जिसमें वेब ब्राउज़र है, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन का अपना इंटरनेट है, जैसे मैंने यूबिल की बात की थी कि वो अपनी कॉर्पोरेट वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए अपना प्राइवेट नेटवर्क यूज़ करते हैं जिनको हम इंटरनेट भी कहते हैं। सो इंटरनेट से मुराद ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना नेटवर्क जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिर्फ यूज़ हो रहा है। एक्स्ट्रानेट बेसिकली रिफर्स टू ए नेटवर्क दैट यूजेस द इंटरनेट टू लिंक मल्टीपल इंटरनेट्स। नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशंस के एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स होते हैं और वो सम टाइम डिस्पर्स होते हैं जोग्राफिकल लोकेशन के लिहाज से। जैसे फॉर एग्जांपल PTCL या हमारी अपनी कॉमसेट यूनिवर्सिटी है, ठीक है, या इस तरह बैंक्स हैं। अब देखें फॉर एग्जांपल UBL बैंक जो है उसकी बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं, हर ब्रांच में इंटरनेट चल रहा है। अब हर ब्रांच की इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए हम इंटरनेट को यूज़ करते हैं जिसको हम एक्स्ट्रानेट कहते हैं। आई होप आज के इस लेक्चर में आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि ई कॉमर्स के 5 पर्सपेक्टिव कौन कौन से हैं और ई कॉमर्स को अगर हम ऑर्गेनाइजेशंस के लिहाज से फार्म्स या टाइप्स में डिवाइड करें तो वो 3 टाइप्स कौन कौन सी हैं और ई कॉमर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं और उनकी डेफिनेशंस क्या हैं। अगर आपका आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन एज सुन एज पॉसिबल।
If you have learned something from this lecture, please like this lecture, share it with your friends, and if you are new to this channel, please subscribe it so that you can receive the notification of the coming lectures. Take care. Allah Hafiz.